अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और स्पेशल एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। मैं उमूमन जो मेरे पॉडकास्ट में मेहमान होते हैं मेरे लिए बड़े काबिल कदर होते हैं और बड़ी खुशी होती है। लेकिन आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है क्योंकि आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, वैसे तो आपने प्रोमोस और कैप्शन में देख लिया होगा, लेकिन मैं उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। वन लाइनर कहा जाए तो इन्होंने वो कर दिया जो 32 साल में कोई नहीं कर सका, और 32 साल बाद जो हमें खुशी दी, ओलंपिक्स में खुशी दी, जो इन्होंने थ्रो फेंकी, और मुझे वो अगर लम्हात में रिकॉल करूं तो वो ऐसे लम्हात थे कि हम ऐसे दुआएं कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमारी नाअहली कह लें, कम अक्ली कह लें, कि हमें नहीं पता था जेवलिन क्या होती है, हमें नहीं पता था कि अरशद नदीम कौन है। लेकिन एक लड़का आया, मैदान में आया 27-28 साल की उम्र में, 26-27 साल की उम्र में, और फिर उसने अपने आप को मनवाया, सबकी तवज्जो टीवी पे करवाई। उस रात सारा पाकिस्तान जागा, उस रात सब पाकिस्तान के एक एक शहरी ने दुआ की, और फिर ऐसा हुआ कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल सिंगल हैंडेडली उसने नाम रोशन किया, पाकिस्तान की शान बढ़ाई, पाकिस्तान का नाम बढ़ाया। और आज मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके उस्ताद, उनके मेंटोर भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ओलंपिक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई आपके वक्त के लिए। थैंक यू। आपके लिए जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन आई होप मैं इंट्रो में वो कुछ अल्फाज कह पाया, लेकिन आपने जो किया वो सब ने देखा। और आज फ़ख्र महसूस होता है कि जब जब अरशद नदीम का नाम आता है तब तब पाकिस्तान का नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनके साथ मौजूद थैंक यू हैं वेरी मच। एक ऐसे उस्ताद, एक ऐसे मेंटोर जिसकी सभी को ख्वाहिश होती है कि यार ऐसा मेंटोर होना चाहिए। मैं जब इनके बारे में भी पढ़ रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वैसे तो हमारी ज़िंदगी में जो भी उस्ताद आते हैं उन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया होता है, मेंटोर बड़े रोल प्ले करते हैं, लेकिन ऐसा उस्ताद होना चाहिए, ऐसा मेंटोर होना चाहिए जिन्होंने, मैं इनके बारे में कुछ कहना भी चाहता हूँ। और वो ये है कि अंडर 14, अंडर 16 की स्कीम आती थी एक दौर में, उसमें आपने हर लेवल क्रॉस किया, नेशनल पे गए, इंटरनेशनल की, और आप कोचिंग में अपना नाम कर रहे हैं और कामयाबी के झंडे हर जगह गाड़ते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक की तरफ से एशिया के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हैं और यकीनन बहुत सी बातें आपसे हुई होंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान जब आपसे पहली दफ़ा मिलता है तो वो जानना चाहता है कि 2024 से पहले भी आप नाम रोशन कर रहे थे। आपने गुवाहाटी में भी नाम रोशन किया, फिर उसके बाद कई आपकी अचीवमेंट्स हैं। 2016 में ब्रॉन्ज मेडल साउथ एशियन गेम्स में, 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स, 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2022 में इस्लामिक गेम्स में गोल्ड मेडल। 2015 से ये तकरीबन सफ़र शुरू हुआ। कितनी ज़िंदगी बदली आप? जी बिल्कुल। 2000 वैसे अगर देखा जाए स्कूल लेवल से 2012 से स्टार्ट किया, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 2015 में ज्वाइनिंग की। और अगर देखा जाए तो इसमें वैसे बाबडा लेस्को का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि प्लेयर्स की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि उनको जॉब मिले पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बात करूँ तो मुझे भी यही था कि मैं अपना पंजाब लेवल पे जब मैं खेला तो 2015 में मैंने वापडा के ट्रायल दिए, तो मैं चाह रहा था कि जॉब मिले, फिर आगे जो कैरियर स्टार्ट होता है। तो इसी तरह माशाल्लाह मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि 2015 से लेकर अभी माशाल्लाह 2025 ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी अचीवमेंट दी हैं। और कभी सोचा था इस बारे में, या बस लगे हुए थे कि यार एक ही जेवलिन है, करना है, लगे हुए हैं? मतलब सोचा नहीं था कि मतलब इस लेवल तक मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोचता गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप, वो कहते हैं ना कि सीढ़ी बाई सीढ़ी आप चीज़ें करते जाते हैं, वो उसमें आसानी भी होती है और अल्लाह ताला मदद भी करता है। तो इसी तरह माशाल्लाह मैंने स्टार्ट लिया नेशनल लेवल पे। 2015 में मैं पहला नेशनल गोल्ड हुआ था, इस्लामाबाद में हुई थी। तो आप बस तो इसी तरह कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट का शौक रखते थे, फुटबॉल खेलते थे, जो माशाल्लाह आपकी हाइट है, बास्केटबॉल के, ये जेवलिन का मशवरा आपने कई जगह ये बात की है, भाई से आप इंस्पायर हुए थे?
देखिए मैंने माशाल्लाह क्रिकेट खेली है ऑल पंजाब, और फुटबॉल भी माशाल्लाह खेला है। मेरी फुटबॉल की भी अच्छी गेम थी, कबड्डी भी खेली है, मतलब कि बैडमिंटन है, ये दूसरी जो भी गेम्स हैं वो भी थोड़ी बहुत ही मैंने खेली हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे। मेरी जो थी गेम पंजाब लेवल की वो क्रिकेट है। फिर मेरे ख्याल में कोई ज़िले लेवल तक मैंने फ़ुटबॉल खेला है, और इसी तरह कबड्डी भी मैंने माशाल्लाह खेली है ज़िले लेवल। लेकिन ज़्यादा आपने क्रिकेट खेली। ज़्यादा क्रिकेट मैंने खेली है। और जो आपकी हाइट थी, आप तो फास्ट बॉलर था मैं। तो क्रिकेट छोड़ने का फैसला कितना मुश्किल? क्रिकेट इस तरह छोड़ी कि बड़े भाई गेम करते थे एथलेटिक्स की, और अब्बू को भी बड़ा शौक था। और बाज़गार अब्बू भी बाज़गार होता था। हमारा प्राइमरी स्कूल है गांव में ना, वहाँ पे मतलब कि जैसे हम नौजवान थे उधर, मतलब एथलेटिक्स की जैसे शॉट पुट है और जैवलिन थ्रो है, तो ज़्यादातर हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में बड़े भी आ जाते थे हमारे। तकरीबन 50 साल की उम्र थी, किसी की 55 थी, 60 तक आ जाते थे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते थे। वो कहते यार हमने भी शॉट पुट करना है, तो काफ़ी शुक्र लगाते थे। बाज़गार अब्बू भी चले जाते थे मेरे ना, वो भी शॉट पुट करते थे। तो इसी तरह फिर भाइयों ने कहा कि यार आपकी माशाल्लाह बड़ी मेहनत होती है, क्रिकेट में फुटबॉल में भी मेजर गेम है, तो आप एथलेटिक्स में आ जाएं। फिर उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया, और 2012 में मैंने फिर स्टार लिया, मतलब यूनिक काउंसिल से, और इसी तरह तहसील है, ज़िला है, डिवीज़न है, फिर पंजाब इंटर बोर्ड, इस तरह आगाज़ स्टार्ट हुआ। और मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनका तलक मियाँ चन्नू सी है, तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप सारी गेम छोड़ दें, आप जैवलिन पकड़ लें। आपकी माशाल्लाह हाइट जो है वो माशाल्लाह अगर देखा जाए तो जैवलिन के मुताबिक है। वैसे तो आप सारी इवेंट्स और दूसरी गेम्स भी करें, लेकिन हाइट जो आपकी बॉडी वो, मतलब वो कह रहे थे कि आप जैवलिन पकड़ लें, बाकी छोड़ दें सारा। फिर उन्होंने फिर मुझे जैवलिन पे लगा दिया था। और जब रशीद साहब ने वो मंजर देखा जो 25 करोड़ आवाम ने देखा, उनसे बात हुई? बिल्कुल। अभी भी माशाल्लाह देखेंगे 2012 से हमारा रिलेशन हुआ है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है अभी भी बरकरार है, और माशाल्लाह हमारी गपशप रोज़ होती है उनसे, तो बड़े खुशी होते हैं। उनका मतलब ख्वाहिश थी कि हम जो है ना वो मेडल की जो है ना इंशाल्लाह ओलंपिक्स में हमने उठाना है, तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो पूरे पाकिस्तानी कौम की हुई है, लेकिन उन्होंने जब मुझे स्टार्ट करवाया था और मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, तो फिर उन्होंने कहा कि हमने जो है ना इंशाल्लाह पहले तो क्वालिफाई करके जाना है, उसके बाद इंशाल्लाह हमने जो है ना मेडल उठाना है। ज़बरदस्त। और मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, हम बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि इस वजह से ये आज चैम्पियन है, ये किया तो ये चैम्पियन है। एक होता है माँ बाप की दुआएं, और जिस तरह का फर्माबरदार ये इंसान है अरशद नदीम, और जो अदब है इनमें, वो देख के पता चलता है। जब ये बात करते हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, तो ये कहते हैं ना कि एक सायादार रहमतों में ये बंदा जब खेलेगा तो ये रिजल्ट्स तो आएंगे। तो हम सलमान साहब से बात करेंगे। और सलमान साहब, आप अंडर 14 अंडर 16 की स्कीम जब आती थी, उसमें भी आपने हर लेवल पर, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बात की, और फिर आप अरशद तक कैसे पहुंचे, अरशद आपको कैसे मिले, पूरी कहानी अगर आप बता सकें। थैंक यू जी। बात दरअसल ये है जी कि ये दो डिफरेंट एराज की बात है, ये दो डिफरेंट टाइम्स हैं जिसमें मैं अपनी स्पोर्ट करता था, और फिर इवेंचुअली तकरीबन 2.5-3 दहाइयों बाद अरशद अपनी स्पोर्ट करता था। और ये वो ज़माना है हमारा जब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिवीज़न और फिर प्रोविंशियल लेवल पे एक फ्रीक्वेंट कंपटीशंस होते थे। हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं थी, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी जिससे आदमी सीखता है और जिससे परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, यानी कि कैंप्स, असातिज़ा, प्लेइंग फील्ड, वो हमें मौजूद थी। और एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की एक मुहिम चलती थी एट अ जनरल लेवल, और फिर उससे फ़िल्टर होकर लोग ऊपर आते थे और इवेंचुअली नेशनल और इंटरनेशनल में करते थे। एविडेंटली जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे हम रिसोर्सेज को मैच नहीं कर सके, और इवेंचुअली ऐसा वक्त आ गया जब ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर सका, और देन वी कम फास्ट फॉरवर्ड अरशद का वक्त। देखिए, मैं चाहूँगा इसमें आप अरशद पे आने से पहले 89 जो मेरी पैदाइश का साल है, 89 और 91 में आपने सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रोज में ये ले चुके हैं, तो वो भी आपकी बड़ी जी, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गया
स्टेट्स में मिला, मैं वहाँ पे गया, मैं डिस्कस भी फेंकता था और वहाँ पे सिस्टम जो सा बड़ा सपोर्टिव है। मुझे स्कॉलरशिप था, टोटल रहने सहने खाने पीने, इवन बुक्स के लिए वो पैसे देते हैं, ट्यूशन तो आपकी कवर्ड है। देयर वाज अ टोटल स्कॉलरशिप। और एक हमारी यूनिवर्सिटी थी टेक्सास में, जहाँ पे मैंने 4 साल पहले बैचलर की, बल्कि आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, इट टुक मी 5 years टू गेट दैट बैचलर्स। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स की, और इसी में की मैंने स्पोर्ट्स साइंस के अंदर। एविडेंटली एक और भी सब्जेक्ट था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैंने बिजनेस में एक डिग्री हासिल की बैचलर्स में। एवेंचुअली आई केम बैक, तो सिस्टम में कोई मेरे लिए एज सच अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो कि मेरी क्वालिफिकेशन को एंटरटेन कर सके, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ फर्टिलाइज़र कंपनी। तो मेरी जो बिजनेस की डिग्री थी वो वहाँ पे काम आई, और फॉर द नेक्स्ट 20 years आई डिड दैट। मीनवाइल आई ऑल्सो कंटिन्यूड ऑन विद डिस्कस, लेकिन वो ये ज़माना था कि 11 साल बाद आने के, आई वाज ऑलरेडी 30 years ऑफ एज। तो मेरा प्राइम जौन सा था वो वहाँ पे ही गुजरा अमेरिका में। यहाँ पे तो जब मैं वापस आया था वो जस्ट एज आप कह लें कि इतना वो सीरियस नहीं था। जो मेरा 20s का टाइम था वो मैंने अमेरिका में गुजारा। एनीवे आई लर्न दिस ट्रेड। ये मैंने स्पोर्ट्स साइंसेस के ज़रिए सीखा, मैकेनिक्स सीखी, न्यूट्रिशन सीखी, और कई वो साल की डिग्रीज थी। वो कोई 2 दिन या 3 दिन का कोर्स नहीं था, बाकायदा 4 महीने का हर कोर्स होता था। तो बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर कोई भी मूवमेंट बेस करती है। हाँ, वो बास्केटबॉल का बास्केट फेंकना हो, स्विमिंग का बायोंसी हो, या आपने थ्रो करना हो, तो इट बिकम्स ईजियर व्हेन यू रियलाइज़ कि आपने पहुंचना कैसे, मैकेनिक्स को आप समझें। तो इवेंचुअली जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो हमारे रिसोर्सेज थे एविडेंटली दे कुड नॉट मैच द पॉपुलेशन जो हमारी जा रही थी। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ, वेरी फॉर्चुनेट इनफ। 2 ही चीज़ें होती हैं जो एक चैम्पियन प्रोड्यूस करती हैं। ये आपके पास इतना इमेंस टैलेंट हो, जैसे कई ईस्टर्न और वेस्टर्न अफ्रीकन जगह में टैलेंट है उनके पास, डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, दे नीड वेरी लेस कोचिंग। या इवेंचुअली आपके पास टैलेंट हो इस लेवल का, थ्रोइंग में, जंपिंग में आपकी सेंस हो कि आप कर लें। वी वर फॉर्चुनेट इनफ इन के अरशद के पास वो चीज़ें थी। एंड आई नो हिम सिंस 2014। मुझे याद नहीं है जब मॉरिशस जाने से पहले। नहीं, हाँ, उससे तो बहुत पहले का मैं जानता हूँ। तो आई न्यू के दिस इज समबडी, ऐसी बात नहीं थी कि मुझे पता नहीं था। तो यूथ फेस्टिवल में, हाँ, यूथ फेस्टिवल में तो मुझे पता था कि ये कुछ है, लेकिन टिल ही केम टू अ सर्टेन लेवल आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि मैंने वो एक कंप्यूटर खोला और मैंने उसकी तवज्जो दिलाई कि सर ये 78 मीटर जो इसने फेंका है, ही इज़ रेटेड फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वाह। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कैसे खोल के रैंकिंग निकालनी है। उससे पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर हम इसको लेके चलें तो वी कैन डू समथिंग एट अ वेरी लार्ज, ऑन अ वेरी बिग स्केल। लेकिन ऑब्वियसली ये तो आप नहीं देख सकते इन द फ्यूचर कि क्या व्हाट ही अचीव वाज फिनोमिनल, वाज समथिंग आउट ऑफ मैं इमेजिनेशन। उस पॉइंट पे भी ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस दिन तक आएँ। वापडा ज्वाइन जब आपने की, वापडा ज्वाइन करने के कुछ 6 महीने के अंदर अंदर आपने इंटरनेशनल ये गोल्ड मेडल जीत लिया था ऐसे? मैंने 2015 में वापडा लेस्को ज्वाइन की, और इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री सुना दूँ, बड़ी मज़े की है। मतलब जब से मैं आया 2014 के एंड में, तो मैंने वापडा के मतलब ट्रायल दिए। आई थिंक 2014 के एंड था या 2015 का स्टार्ट था। तो मैंने 56 मीटर थ्रो की, और ये जो हमारे सेकंड बेस्ट जेवलिन थ्रोवर यासर सुल्तान, इसने 64 मीटर थ्रो की थी। तो उस वक़्त फिर जो है ना वो मतलब दोबारा इन्होंने ट्रायल लेने थे टीम के लिए, मतलब वापडा लेस्को के लिए। तो फिर 20 दिन बाद इन्होंने ट्रायल रखे कि जी हम एक टीम बनाएंगे यूनिट की। उसके बाद फिर जो है ना वो पूरी वापडा की मतलब एक हम मीट करवाएंगे इंटर यूनिट। तो 20 दिन बाद इन्होंने ट्रायल लिए, तो मैंने इनको कहा कि मुझे टाइम दे थोड़ा सा, तो मैं इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगा। तो 20 दिन बाद मैंने जब ट्रायल दिए तो 65 मीटर थ्रो कर दी। तो मैं माशाल्लाह जो है ना वो वापडा लेस्को की टीम में आ गया। और इसी तरह मेरे ख्याल में कोई
20-25 दिन के बाद हमारी इंटर यूनिट थी, मतलब पूरी वापडा की यूनिट जो है उनके कंपटीशन थे। वो भी इसी तरह था, 20-25 दिन बाद कंपटीशन था हमारा पूरी वापडा का। तो वो जब कंपटीशन हुआ तो माशाल्लाह मैं 69 मीटर थ्रो कर गया। इसी तरह फिर मेरे ख्याल में कोई 1.5 से 2 महीने बाद एथलेटिक चैम्पियनशिप थी इस्लामाबाद में, वो भी माशाल्लाह इसी तरह मैंने विन की। वहाँ पे मैं अगर देखा जाए तो 6 थ्रो होती हैं, तो 5 थ्रो तक मैं तकरीबन 5 या 6 नंबर पे जा रहा था। मतलब वहाँ पे लड़का एक मेरे ख्याल में HEC का था और दूसरा आर्मी का था लड़का, तो वो विनर जा रहे थे मतलब। तो उन सब की 6 थ्रो हो गई थी, तो मतलब उन्होंने कहा कि हम गोल्ड हो गए, तो जैसे एक दूसरे को बंदा मिलता है मुबारकबाद देता है। मेरी छठी पड़ी हुई थी, तो मैंने माशाल्लाह जब छठी थ्रो की तो मैंने 70 मीटर क्रॉस कर दी। तो मैं आखिरी थ्रो पे माशाल्लाह 2015 में फर्स्ट टाइम मैं नेशनल चैम्पियन हुआ था। तो इस तरह मैंने इम्प्रूवमेंट की है। और इसके साथ साथ फिर मेरा नेशनल कैंप लगा इस्लामाबाद में। मतलब आप देख लें 2015 से लेकर 17 तक, इसमें आप देख लें कि 2-2.5 साल बनते हैं। मैंने मुख्तलिफ कोचेस के पास मैंने ट्रेनिंग की। और 2017 में फिर मैं अपना आया, फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब जो मेरे कोच हैं अपना वापडा के। फिर मैंने 2017 में तकरीबन मेरे ख्याल में दरमियान में या एंड पे फिर प्रॉपर उनके पास मैंने ट्रेनिंग की। अब समझे 2017, 18 और 19 और 21 में फिर ये आ गई थी टोक्यो ओलंपिक्स। मतलब आप समझ लें कि यही कोई पीरियड बनता है 3 साल का। 3 साल मैंने उनके पास ट्रेनिंग की, तो उनकी निगरानी में माशाल्लाह मैंने साउथ एशियन गेम में माशाल्लाह गोल्ड जीता। 2016 में ब्राउन जीता। उस वक्त 2016 में जब मैंने ब्राउन जीता था, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अब दिल्ली के मैंने 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था माशाल्लाह। तो उस वक्त मेरे मुख्तलिफ कोचेस थे कि मतलब महीना किसी और के पास कर रहा हूँ कोच के पास, और महीना कभी और 20 दिन, इस तरह मुख्तलिफ कोचेस के पास मैंने ट्रेनिंग की। एक ऑब्वियसली एक हम्बल बैकग्राउंड से आप, तो एक परेशानी होती होगी कि घर वाले कह रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, बाहर जाके खेल रहा है भाई, तो कोई काम काज करो, कोई नौकरी, इस तरह का प्रेशर था या बाकी? नहीं बिल्कुल था। जैसे मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट की तो साफ ज़ाहिर है कि मैं वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी इवेंट्स खेलता। एथलेटिक्स में मैंने काफ़ी 8-10 इवेंट्स किए हुए हैं, जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, और मैंने 100-200 रिले भी मैंने माशाल्लाह भागी हुई है। तो मेरी अभी भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड लिखा होगा डिवीज़न के अंदर, मुल्तान के अंदर मैं बेस्ट एथलीट हुआ था माशाल्लाह। तो ये सारे इवेंट्स मैं करता था। तो जब करके वापस आता था तो साफ ज़ाहिर है कि मतलब वो मेडल होता था, साथ ट्रॉफ़ी होती थी। तो घर में आना तो घर वाले कहते कि यार आप ये ट्रॉफ़ी भी ले आए हो, ये मेडल भी ले आए हो। तो आपको पता है कि अभी आपके अब्बू है वो अकेले जो है, मेरे वाले साहब जो वो मिस्त्रियों का काम करते थे, तो कहते कि आपके अब्बू अकेले कमाने वाले, आप माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ना। मैंने कहा इंशाल्लाह लगा हुआ हूँ तो अल्लाह ताला खैर करेगा। खैर उनकी मेहरबानी है घर वालों की कि उन्होंने चलो मेरी बात पे एतबार किया और मैं लगा रहा। तो फिर मैंने कहा अभी बार बार माशाल्लाह मैं जीतता जा रहा हूँ और घर जाता हूँ, तो घर वाले भी थोड़े से होते हैं कि यार अब सारा दिन लगा देते हैं, महीना 2 महीने 6 महीने, तो कुछ ना कुछ तो आमदन आनी चाहिए। तो फिर मैंने जब मेरे रशीद अहमद साकी साहब कोच हैं, उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर अभी मतलब कि जॉब की ज़रूरत जो है ना वो हो गई है, तो हमें जॉब लेनी चाहिए। जॉब से ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई थोड़ी सी हो जाएगी, तो मेरा एक तो दिल भी लगा रहेगा जॉब में, और दूसरा है कि मैं अपना बड़ी आसानी से ट्रेनिंग कर सकूँगा। तो इसी तरह फिर वापडा लेस्को का शुक्रिया अदा करूँ मैं, उन्होंने माशाल्लाह फिर मुझे जॉब दी, और वहाँ से फिर मेरा नेशनल से और इंटरनेशनल सतह पे माशाल्लाह। गुवाहाटी भी आप गए थे? गुवाहाटी में 2016 में गुवाहाटी के अंदर साउथ एशियन गेम्स हुई थी, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। वहाँ पे मैंने 78.33 मैंने थ्रो करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और ये थोड़े से मार्जिन से मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। मतलब 78.25 मीटर पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, और मैंने ऊपर सेंटीमीटर किए 78.33 माशाल्लाह। तो इतने मार्जिन से माशाल्लाह मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो वहाँ से फिर आगाज़ स्टार्ट हुआ। जैसे मेरे कोच उस्मान इकबाल भट्ट साहब बता रहे थे कि जैसे मैंने थ्रो की 78 मीटर, तो फिर जैसे अभी इन्होंने बात की है कि ये वर्ल्ड में परफॉर्म कर सकता है, तो
वाह। हाँ, देखेंगे उस्ताद ही होते हैं माशाल्लाह। बेशक बेशक। तो सलमान भट्ट साहब, हमने तो ये सुना है कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए या उसकी तैयारी के लिए, एक जब ओलंपिक्स में किसी ने शिरकत करनी है उस पर तो कितना पैसा लगता है, ट्रेनिंग हो रही है, उसको टूर्स करवा रहे हैं, उसका डाइट, उसका पूरा प्लान बना रहे हैं। अरशद पे कितना खर्चा हुआ और कोई किस किस की सपोर्ट थी या नहीं थी? देखें, वी हैड प्रॉमिस हम अरशद की सूरत में एक प्रॉमिस था हमारे पास कि आइए मिल के काम करते हैं और मे बी विल गेट समवेयर, ये हमारे पास टोटला सासा था। तो इसी तरह जब अरशद आया तो हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया कि करते हैं। आई हैड अ फ्रेंड, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे वहाँ पे, ही इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उनसे मैंने बात की और ही वॉज वेरी विलिंग कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, मुल्क के लिए करना चाहिए, वेरी पेट्रियाटिक। ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहिए था। विद दैट इन माइंड पहली दफ़ा हमने अरशद का कैंप लगाया और उसमें जो डाइट होती है या जो छोटे मोटे गैजेट्स होते हैं जिनके साथ हम एक्सरसाइजेस करते हैं, अब उसकी यूनिफॉर्म होती है, इसके शूज़ होते हैं, बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि मेरा मतलब आपके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म हो, प्रॉपर आपके पास शूज़ हों। थ्रोइंग शूज़ बड़े एक्सपेंसिव हैं, 200-250 पाउंड के होते हैं, 2-3 जोड़े उसमें लग जाते हैं हर साल अगर आप प्रॉपरली करें। सही आपके पास रनिंग शूज़ होने चाहिए, सही जेवलन होना चाहिए। जेवलन जिस लेवल का आप फेंकते हैं वो महंगा होता जाता है, फिर ग्रेफाइट का होता है, एक आसान ये 7-8 लाख का बन जाता है जिस लेवल पे ये फेंकता है। 80 मीटर प्लस का जेवलन वो 2 कंपनीज हैं दुनिया में बनाती हैं, ज़्यादा एक कंपनी बनाती है, हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, वहाँ से मंगाना पड़ता है। एक एथलीट के पास कम से कम हमारे पास 3 से 4 जेवलन तो होने चाहिए, क्योंकि बाकी सिस्टम के पास वो तो उन्होंने ऐसे फेंके होते हैं, उनके लिए तो 10-10 20-20 जेवलन पड़े होते हैं। और हर मैं देखता हूँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज से भी जो लोग आते हैं हमसाया मुल्क से, तो वो उनके पास 4-5 एक बंदे के पास वो ट्यूब में पड़े होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, तो उनके सपोर्ट से, वो सिर्फ हमारे पास एक बंदा था जो हमें सपोर्ट करता था, तो उनकी सपोर्ट से हमने शुरू किया। लेकिन एक और मसला बन गया, क्योंकि कोई थोड़ी बहुत जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ इंजरी भी होगी, क्योंकि आप मैक्सिमम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो इसकी एल्बो का इशू बन गया। जब हमने वो उसके स्कैन्स वगैरह लिए, हमने वो इन्वेस्टिगेशन की, तो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के हैं, वो इसी में करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। और मुझे याद है उसने कहा नॉट पॉसिबल। इस तरह उसने कहा, डॉक्टर बाजवा जो हमारे दूसरे ऑर्थोपीड हैं, उन्होंने कहा यार ही इज़ इन बैड शेप। तो मैंने कहा भाई कुछ भी हो, हमें ये इसकी एल्बो के साथ करना है। देन वी हैड टू गो, अरशद वेंट अलोन, फर्स्ट टाइम इसने ट्रैवल किया और मैं नहीं जा सका किसी वजूहत की बिना के ऊपर, और दैट वाज हिज फर्स्ट ट्रैवल। इस पर कॉन्फिडेंस आया वहाँ जाके। क्या फीलिंग थी अरशद जब पहला सफ़र किया? पहला मेरा सफ़र था यही था कि मेरी लेफ़्ट नी की सर्जरी थी, राइट एल्बो की थी। तो वो मेरे जो कोच हैं सलमान भट्ट साहब, इन्होंने सारा फिर अरेंज किया, मतलब इनके क्लास फेलो भी थे और साफ ज़ाहिर है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और एचिसन से माशाल्लाह पढ़े हैं, तो फिर यारी दोस्ती तो सबकी हो ही जाती है। तो फिर इनके पास थे कुछ, इन्होंने अपनी जेब से माशाल्लाह लगाया, मेरी सर्जरी करी, मुझे अकेले को भेजा ना। मेरा पहला वो घर एक्सपीरियंस वाले था। मान गए? कहाँ गए थे? कहाँ? मैं यूके से करवाया था। तो और घर वाले अली मान शर्मा गए भी। कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं, जब मेरी सर्जरी हुई तब मैं टोक्यो ओलंपिक्स में माशाल्लाह परफॉर्म कर चुका था ना। वाह। 25 साल की उम्र का था उसमें। ये मेरे ख्याल में 24 2022 में सर सर्जरी हुई थी। 24 साल का, ही वाज ग्रोन में। हाँ जी, 24-25 साल का था जब मैं गया हूँ। तो फिर अकेले गया हूँ, तो घर में थोड़ा सा हो रहा है यार, सर्जरी है और 2 सर्जरी हैं, मतलब नी की भी एल्बो की भी है। मैंने कहा सारा हैं तो माशाल्लाह सारा अरेंज कर रहे हैं, तो इनकी मेहरबानी है। एथलीट के लिए इंजरी, एक बड़े लेवल पे कोई क्रिकेटर या फुटबॉलर हो, उसकी इंजरी उसको पता होता है, सब है पीछे। देखिए हमारा मुल्क जो है ना, ख़ास तौर पे सॉरी जो एल्बो की और ये तो हमारा बेसिक हमारे टूल्स हैं, हमारी बाजू और हमारी टांगें किसी भी स्पोर्ट के लिए, तो वो बड़ा ज़रूरी था कि टाइमली एड्रेस हो, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। एल्बो की तो इंजरी मुझे काफ़ी पुरानी थी, आप समझ लें कि 2015 में मैंने कंपटीशन खेला था, तो तब भी मुझे एल्बो की इंजरी थी। और एल्बो का ही सारा काम। जी, एल्बो का सारा काम है। तो और ये जो बात सलमान साहब ने की है,
7-8 लाख की जेवलिन एक आती है। आप क्या, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आप खुद घर पे आपने एक रेडी की थी जेवलिन। वो तो मैंने बांस का मतलब वो जेवलिन बनाया था ना घर में, जब स्टार्ट की थी 2011-12 की जब बात है स्कूल लेवल पे, तो उस वक्त मैंने बांस का जेवलिन लेके उसके ऊपर मतलब भाई थे वो लेकिन करते ये थे, एक success उन्होंने story मुझे है कि उन्होंने मुझे आपके- कहा कि ग्रिप इस तरह करनी है, तो फिर उन्होंने करके दी थी बड़े भाइयों ने। और तो फिर वहाँ से फिर स्टार्ट किया माशाल्लाह। और फिर पहली प्रॉपर जेवलिन कब आई? प्रॉपर ये ना जो कहिएगा कि ओलंपिक्स के बाद आई। नहीं, प्रॉपर जेवलिन की बात मतलब आप वर्ल्ड लेवल की कर रहे हैं या पाकिस्तान में? पाकिस्तान 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 में तो 2015 में मुझे मिल गई थी, मतलब अच्छा। जो जेवलिन होती है ना पाकिस्तान में जो मिल जाती है आसानी से, वो 2015 में वापडा, जब मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की तब वो मुझे मिल गई थी। तो सलमान साहब कोई वैसे कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट या? नहीं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है और इस वक्त उस वक्त भी करती थी, लेकिन देखें एक लेवल है सपोर्ट का, ठीक है ना। वो लेवल था जो हमारे आम नेशनल एथलीट्स इंटरनेशनल करने के लिए जाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन व्हेन यू ग्रेजुएट अगर आप एक लेवल के ऊपर चले जाते फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, यू नो। वो जब आप मेरा मतलब है एक 8वीं 10वीं के स्टूडेंट होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट और होती है, आपके टीचर्स और होते हैं, आपने जो किताबें पढ़नी होती हैं, जहाँ जिस आपने दरसगाह में जाना होता है, बैठना होता है, जो आपकी लैब होती है, तो जैसे आप डॉक्टरेट PhD डिग्री जो ये एनरोल था जिसमें, तो उसमें रिक्वायरमेंट और हो जाती है उसमें आप सर इसी तरह जैसे प्राइमरी स्कूल है, हाँ जी, फिर हाँ आगे जी। हाई आ जाता है, फिर कॉलेज आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाती है, उसकी फीस भी ज़्यादा, ऐसे ही है। तो फीस भी ज़्यादा है और बुक्स भी चेंज होती रहती हैं, तो इसमें भी यही चीज़ है। तो वो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती थी, लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए वो ट्रस्ट भी एक डेवलप जी, होते जी, हैं कि जी, बंदा जी, जी। क्या परफॉर्म। अच्छा, सलमान साहब से मिलने से पहले, प्रॉपर कोचिंग से पहले आपकी क्या डाइट थी, क्या क्या होता था, और क्या फिर चेंजेस आई कि यार ये क्या खा रहे हो भाई, ये नहीं खाना, ये खाना है? मतलब वही टाइम के साथ साथ चीज़ें, मतलब मैं तो शुरू से घर में भी था, बचपन में भी था, तो क्योंकि मुझे एक देसी बंदे की तो अलग देसी डाइट होती है ना। मेरी देसी डाइट ही थी, बचपन से गांव में रहने वाले तो देसी डाइट ही खाते, मतलब तो वो वहाँ से वही चीज़ें आदत बनी हुई थी कि देसी खानी है जहाँ पे भी। और एक क्या चीज़ छुड़वाई सलमान साहब ने कि ये नहीं खाना? नहीं, सर ने तो कुछ भी नहीं छुड़वाया। सर कह रहे थे कि आप तो ऑलरेडी बचपन से माशाल्लाह डाइट जो है ना वो मतलब देसी ले रहे हैं, तो इससे बढ़कर और डाइट क्या चाहिए। हाँ, ये करते थे, मतलब है कि मैं लाहौर में होता था तो पंजाबी कहते हैं ना, पेटियां आ रही ने अंबां दियां, सेबां दियां आ रही ने, आलू बुखारे दियां आ रही ने, इस तरह सर मुझे माशाल्लाह वो पेटियों के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मुझे पूरी पूरी पेटी ला कर देते थे। तो मतलब इन्होंने बड़ा वर्क किया है। और इनके साथ साथ जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने हमें कैंप दिया हुआ है और वहाँ पे रहायश दी है, मसला खाना पीना वहाँ पे देते हैं। और साथ हमारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है जो हमें ग्राउंड मुहैया करते हैं। मतलब इस तरह सारे इदारे हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये सब ने माशाल्लाह और किया, आपने नाम फेडरेशन ने रोशन किया किया है। है, तो ऑब्वियसली उस वक्त भी ये सब साथ थे आपके, अब वो फ़ख्र से आपके साथ हैं। सलमान साहब, एक ओलंपियन की तैयारी के लिए, और आपने भी, बल्कि आपका एक्सपोजर है, आपने कितने लोगों के साथ खेले, हम कितना पीछे हैं ओलंपिक्स में पाकिस्तान, ट्रेनिंग वाइज, रिसोर्सेज वाइज, पैसे वाइज, गाइडेंस वाइज? अच्छा, अगर मैं एक रियलिस्टिक असेसमेंट करूं तो हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, अच्छा, बहुत बड़े तादाद हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल जमैका एक छोटा सा मुल्क है और उसमें मतलब थोड़े लोग हैं, लिहाजा अवेलेबिलिटी थोड़ी होगी। नंबर 2, हमारे पास रिसोर्स मौजूद है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्टिव स्टाफ भी मौजूद है। हमारे पास कमी इस चीज़ है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे साथ काम करना शुरू करें, हम कैंपिंग शुरू करें, हम डेवलपमेंट वर्क शुरू करें, जहाँ पे देखिए स्किल जो सी है ना, वो कोई भी आप डेवलप करते 40 से लेके 55 हफ्ते में, किक लगाना, ड्रिबल करना, उसकी बेसिक जो सी है ना न्यूरो मस्कुलर, जो दिमाग कमांड देता है और जो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, वो इतनी देर में आ जाती है। तो सस्टेनेबल होना चाहिए, इंटरमिटेंट नहीं होना चाहिए कि आपने किया 3 महीने छुट्टी, भूल जाएंगे, बॉडी भूल जाएगी, दिमाग नहीं। वो एक्सरसाइज आपको करते रहना। एक दफ़ा वो स्किल आ जाएगी, जेवलिन फेंकने की, हिट लगाने की, बास्केटबॉल खेलने की, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। साइकिल एक दफ़ा ज़िंदगी में इंसान चलानी सीखता है और वो आपको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, जहाँ डिपेंडिंग कि आप कितनी अच्छे लर्नर हो।
2-3 हफ्ते या 1 महीना लग जाता। वो अभी भी मैंने अगर 30 साल साइकिल नहीं चलाई, बैठूंगा तो मुझे याद होगा। किताब मैं That is called 30 साल पढ़ता रहूं कि मैंने साइकिल कैसे, पहले दिन मैं साइकिल पे बैठूंगा, आधे सेकंड में गिरूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है नंबर 1 कि हम बेसिक स्किल डेवलप करें। उसके बाद जब आप देखते, हर एवरीबॉडी कैन नॉट बी एन ओलंपिक, कैन नॉट बी परसुइंग एन ओलंपिक ड्रीम। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ रेस हॉर्स। देखें ना, रेस हॉर्स में आप वो घोड़ा सिलेक्ट करते हैं दैट हैज़ द जीन। तो यहाँ पे भी जीन के अलावा उसका दिमाग भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसके बारे में ये कहूँ कि ये टैलेंटेड है, तो ये एक डायमेंशन में टैलेंटेड नहीं है। इज़ वेरी डेडिकेटेड, नंबर 1, वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर इसने वेट रूम में गया है, ये कभी प्लेटें इधर उधर नहीं फेंक के आएगा, इतना बड़ा वो इकट्ठी करके आएगा। शायद कोई और भी गया हुआ उसको भी करेगा। इसका जी, ये कभी अपने जो तस्मे हैं ऐसे नहीं कि आधे बांध आएगा या बगैर जैकेट लिए ये ऊपर। दिस इज व्हाट मेक्स अ चैंपियन। तो ये टैलेंट हो, उसका अपना हो, और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू पुट थिंग्स टुगेदर। वही स्किल जी जी, डेवलपमेंट। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फील्ड वर्कर हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूँ। और आपको लग रहा है अब काम होना उस रास्ते पे हैं हम, या अभी बहुत दूर है? सर देखें, अगर आपने मरीख पे भी जाना है और वो कितने लाख मील है, तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो आए, बैठे और एक प्रोग्राम मुरतब दें, उसमें आप टाइमलाइन बनाएं और पहला कदम लें। और यही जो अब ऑफिशियल्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हुकूमती हुकाम देख रहे हैं, वज़रा देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, ये वो एग्जाम्पल है कि विद वेरी लेस रिसोर्सेज इन लोगों ने प्रूव किया अरशद की सूरत में। अरशद, मैं चाहूँगा कि साथ साथ हम इस जर्नी की भी बात करें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सब चीज़ें एक तरफ, जब आप वहाँ उस पॉइंट पे गए थे 2024 में, किस मंथ और डेट क्या थी? 8/8/2024 पेरिस ओलंपिक्स। 8 अगस्त। मैं अरशद आपसे जानना चाहता हूँ, हम 8 अगस्त 2024 को अगर याद करें, ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़े लोग, अवाम आई हुई, शायकीन आए हुए, पाकिस्तानी भी होंगे लेकिन बहुत लिमिटेड। और ऐसे केस में जब हम कभी पेपर देने जाते थे एफएससी में, मैट्रिक में, तो किसी के पास ज़्यादा कैलकुलेटर या ज़्यादा इंक वाले पेन होते थे, तो होता था यार इसकी तो तैयारी ज़्यादा है। तो आपने जो आपके इर्द गिर्द थे, नीरज चोपड़ा थे या बाकी थे, उनसे कहीं आपको लगा कि यार उनके पास रिसोर्सेज या वसाइल ज़्यादा लग रहे हैं या उनकी तैयारी ज़्यादा लग रही है उस वक्त? ये आपने बड़ा पॉइंट लिया है, बात की है जो पेंसिल की, मतलब किसी के पास पेन बड़ा अच्छा है। हाँ। मैंने भी मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो शुरू में होता था कि यार इसके पास पेन बड़ा अच्छा है तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और इसके पास मुख्तलिफ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, हमारे पास एक पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, वो उनके पास होता था। उस वक्त भी हमारे पास पेंसिल होती थी, तो जिसके ऊपर हम रख के पेपर करते थे वो होता था। तो दूसरे जो लड़के आते थे उनके पास काफ़ी चीज़ें होती थी ना, हम कहते थे यार इनकी तैयारी बड़ी अच्छी है। बाज़कार कुछ ऐसे प्लेयर अपना मतलब होते थे स्टूडेंट के चीज़ें होती थी, बाज़कार वो पेपर उतना अच्छा नहीं करते थे, और कुछ लड़के ऐसे होते थे कि जो चीज़ें उनके पास थी अच्छी, और फिर वो बहुत अच्छा करते थे। तो शुरू में यही था कि हमारे पास एक पेन है और वो जिस पे रख के हमने पेपर करना है, तो लिखना तो असली जो पेन है वो भी लिखेगी, जो 2 नंबर पेन है उसने भी लिखना है। तो काम जो करने वाला बंदा है ना उसने लिखना है। मतलब आपके पास असल पेन है तो मेरे पास नकल है, तो लिखना तो हाथ से ही है, तो हाथ का कमाल है। तो इसी में भी अगर देखा जाए तो इसी में भी यही चीज़ थी कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी के साथ गए थे और इंजरी के साथ गए थे। और इंजरी इस तरह हुई कि मतलब तैयारी बहुत अच्छी थी और एंड पे जाके हमें इंजरी हुई, और जब इंजरी हुई तो बड़े परेशान हुए, 16-17 दिन रहते थे, और राइट नी की मेरी हुई थी। तो जब हम रूम में आए तो फिर आंसू भी निकले। आंसू के बाद फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ये अभी 16-17 दिन पड़े हैं, पास जाके इंजरी नहीं होगी। तो मतलब 21 जुलाई को हमारी इंजरी हुई और 24 जुलाई को हमारी फ़्लाइट थी। तो उस्ताद शिगिर्द आके रूम में बैठे हैं, आंसू आए हैं, और आंसू के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि गिनती की है 16-17 दिन पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। और किस चीज़ की इंजरी थी?
इन राइट नहीं नहीं की। ये ओलंपिक्स की बात करें करें। कोच के क्या जज्बात होंगे मतलब आप सारी मेहनत आपकी, हर चीज आपकी तो इंजरी हो जाए बिल्कुल तो फिर- जाती नजर आती है अगर इसमें। और वो जो आपके क्या अल्फाज थे इनको? नहीं, मैं कभी भी इंजरी हो जब तो इनके आंसू निकले या मैं रो रहे? नहीं, मैं घबराता, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इतना पैनिक नहीं करते। हमारा सबसे पहले होता है कि यार इसको मैनेज कैसे करना। आप सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये भी अभी इसको भी पता है कि हम ये देखते हैं कि यार इसको मैनेज कैसे करना है। वो हम बाद में हिसाब लगाते हैं हमारे पास कितने दिन हैं, और हम एकदम एडजस्ट करते हैं अपने आप को कि अब हमने करना क्या है। इसको आइसिंग करनी है, कल से इसकी वो शुरू होगी, डॉक्टर को कॉल करते हैं ये क्या करना है, फिर हम उसकी रीहैब पे एकदम काम शुरू करो। वी डोंट वेस्ट इवन 1 मिनट। और फिर मतलब वो 16-17 दिन जो है ना, मैं था, हमारे जो डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब वो थे, कोच साहब थे। मतलब चंद लोगों को पता था कि हमें इंजरी हुई है। साफ ज़ाहिर है कि अगर वो मीडिया पे देते बताते तो पाकिस्तानी कौम बैठी हुई थी कि यार अरशद बड़ी तैयारी कर रहे हैं, 4 साल का वेट। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा, वो 16-17 दिन सबसे बड़ी मुश्किल थे वो। तो अम्मी मेरे से बात लिए, हुई, कोच साहब वालदा के से लिए। बात हुई? अम्मी से बात हुई, अम्मी को बताया कि ये सूरत हाल हुई है, और अम्मी ने कहा बेटा आप पे बड़ी उम्मीदें, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके पास है, हौसला नहीं हारना, आपके साथ कोच हैं, डॉक्टर हैं, हम सब आपके साथ हैं, हिम्मत ना आ रही, इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे। अभी 16-17 दिन बड़े हैं। वहाँ पे जाके हमने माशाल्लाह हिम्मत की, इस पे इंजरी पे वर्क किया। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जब क्वालिफाई किया तो फिर हमें भी थोड़ा सा सांस आया कि नहीं इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे फाइनल में। तो फाइनल में माशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही आज तक थी। दुनिया में 4 एथलीट्स हैं जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक्स में और अरशद ने वो 8 अगस्त 2024 को जो किया, वो फिर मेरा नहीं ख्याल वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत देख रहा था नीरज चोपड़ा की वजह से। और वो जो कंपटीशन था उस वक्त, मैं जानना चाहूँगा आपसे, फिर मैं आपसे भी पूछूंगा, 7 अगस्त 2024 की रात क्या फीलिंग थी? क्या लग रहा था कि जीत जाएंगे या बस? नहीं, जब मैंने क्वालिफाई किया ना, मैंने ये पहले रात की बात की, हो रही? मैं 6 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 6 अगस्त को हमारा सुबह फर्स्ट टाइम क्वालिफाई राउंड था। और जब हम करके आए तो सर ने पूछा कि बताएं कि वज़न पूरा आया टांग पे। मैंने सर अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस भी आया है, मतलब थ्रो भी 86 प्लस मैंने की क्वालिफाई राउंड पे। तो फिर हमें कॉन्फिडेंस काफ़ी आ गया। अगले दिन हमने वेट ट्रेनिंग की 7 तारीख को, और शाम को फिर इस तरह हुआ कि जब भी कंपटीशन होता है तो फिर पूरी नींद नहीं आती ना। सही है, मतलब जिसने कुछ करना हो ना उसके लिए, जिसने कुछ ना करना हो तो बड़े आराम से सोता है। मतलब सर आ रहे हैं, मतलब 12 बजे अर्शद नींद आ रही, मैंने कहा सर बस आ भी रही है, नहीं भी आ रही। मतलब रात को सर अगले दिन फिर कंपटीशन के बाद जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो रात बैठे हम, तो सर कह रहे थे सुनाएं रात कितना सोए हो। मैंने रात चक्कर लगाया था 2 बजे भी, 4 बजे भी लगाया था। तो आप बस कभी इधर करवट ले रहे थे, कभी इधर ले रहे थे। मेरे साथ नींद नहीं आ रही थी पूरी ना। मतलब वो देखे कि पूरी पाकिस्तानी कौम बैठी हुई है, दुआएं कर रही है, मुझे देख रही है, कोच साहब को देख रही है कि यार हमारा पाकिस्तान का बेटा गया हुआ, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें ये मेडल जीतेगा। और तब तक ये वाली इंजरी बेहतर हो गई? माशाल्लाह बहुत बेहतर थी। मतलब क्वालिफाई राउंड के बाद हमने कहा कि सर माशाल्लाह मैं फिट हूँ, और आप दुआ करें इंशाल्लाह मैं मेडल उठाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैंने सर को बोला ना। सर कहते आपके क्या जज्बात थे वही चंद घंटों पहले? लेकिन ना मैं मतलब इसकी देखता रहता हूँ क्या कर रहा है ये, इसकी बातों से, इसके हरकत से मैं ऐसा अंदाज़ा लगाता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे। तो ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, और जो इंजरी की हमारी रिकवरी थी वो काफ़ी चल गई थी। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, तो हम डिस्कस करते रहते थे। लेकिन एक खौफ, एक डर तो होता है। एक बात मैं कहूँगा कि जब हमने क्वालिफाई किया तो हमने 86 पे क्वालिफाई किया, और हम 5वें थे क्वालिफिकेशन के पूल में। और वो इंडिया वाले भी, नीरज भी आ गया था, जर्मन आ गए थे, 2-3 लोग। तो जो 5वां क्वालिफाई करेगा उसको कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, और उन्होंने नहीं दी हमें, बल्कि थोड़ा सा मैंने महसूस किया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी उन्होंने रेडिक्यूल भी हमें किया। ये तो किसी, मेरा मतलब है, हिसाब में नहीं है, और हम, मेरा मतलब जीतेंगे। वो पूरी तरह इसके तवक्को नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें यकीन था कि हमारे जो एथलीट हैं वो जीतेंगे। लेकिन ऑन द डे ऑफ मतलब कंपटीशन, ऑब्वियसली हर बंदा नर्वस होता है। अगर आप नहीं होंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि आप अगर रिलैक्स्ड बैठे हुए
तो आप नहीं कर सकते। ऑप्टिमम के लिए आपको फुल फोर्स को समन करना पड़ता है। तो ये मैं देख रहा था, बड़ा जिटरी था और फोकस था। और जब हम वो गो कार्ट में बैठ के जा रहे थे तो मैंने इसको पूछा, और वो मैं वीडियो भी बनाई हुई है, मैंने कहा भाई ठीक हो, तो ये कहता मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। दैट्स व्हेन आई रियलाइज के यू नो ही इज़ वेरी फोकस्ड, और वो कहता मुझे नहीं आवाज़ आ रही। हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी वो ऐसा लम्हा था। तो उस स्टेज पे जहाँ पे सिर्फ आप दोनों और मैदान में आप हैं, उस वक्त आपके दिल के क्या जज्बात थे? और एक होता है ना कि ये आपने अक्सर जगह बात की होगी, लेकिन दिल की धड़कनें भी तेज, फ्लैशबैक में क्या आ रहा था, या उस वक्त क्या सोच आ रही थी, या सिर्फ उम्मीद थी कि मतलब आप देख लेंगे ग्राउंड में इतना क्राउड था माशाल्लाह। वो तो जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो उसके बाद पता चला कि इतना क्राउड है। मतलब मैं ग्राउंड में दाखिल हुआ हूँ, मतलब मैं अकेला नहीं हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम को लेके दाखिल हुआ हूँ। सही बात। तो जब आपके पीछे पूरी कौम हो ना, तो फिर आपको 200% आपकी तवज्जो उस चीज़ पे हो जो आप काम करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह मैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को साथ लेके गया था, और अल्लाह का शुक्र है पूरा फोकस था कि यार करना है। मतलब उस वक़्त फीलिंग इतनी आ रही थी, आप सामने देखा होगा कि जब मैंने पहली थ्रो की है, कोसा पीछे बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि करना है। क्योंकि जब से इधर से गए खेलने के लिए तो तवज्जो थी कि इंजरी पे वर्क करना है। जब क्वालिफाई किया उसके बाद फिर पूरा फोकस आ गया कि इंशाल्लाह हम कर सकते हैं और करना है इंशाल्लाह। जब मैंने पहली थ्रो की तो मतलब एक चीज़ होती ना, ओवर होगी, मतलब फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी कि यार मैंने इंशाल्लाह थ्रो अच्छी करनी है। वो मैं भागा हूँ तो रन अप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर वापस आया, फिर भागा, रन अप पूरा नहीं आया तो मैंने फॉल थ्रो कर दी। कोसा भाई कहते हैं लगता है माशाल्लाह फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, तो आप ओवर हो रहे हो। ओवर वो वाला ओवर नहीं, मतलब अच्छी फीलिंग वाला ओवर हो रहे हो। तहम्मुल से दूसरी थ्रो करनी है, और इसमें 3 थ्रोज हैं, और पहले 8 में हमने आना है। मैंने कहा सर इंशाल्लाह। इन्होंने कहा आपकी फीलिंग बहुत अच्छी, सिर्फ ये बताया कि हौसले के साथ करनी है, आप ज़्यादा ओवर हो रहे हो, मतलब ओवर भी वो भी अच्छे वाला ओवर। तो मैंने कहा सर ठीक है। बाकी कहता माशाल्लाह ठीक है, आपकी बॉडी माशाल्लाह कह रही कि मैं कुछ करूँगी। उसी तरह आप सामने देखा कि मैं जब स्टार्ट पे खड़ा हुआ हूँ तो बड़े तहम्मुल के साथ अल्लाह का नाम लिया, और नाम लेके आंखें बंद करके तो जब स्टार्ट किया माशाल्लाह, जब क्रॉसिंग पे आया और हाथ से जब रिलीज़ हुई थ्रो, तो मुझे पता चल गया ये माशाल्लाह 90 मीटर पता चल गया था। तो 90 मीटर जेवलिन थ्रोअर को पता चल जाता है कि जब वो थ्रो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह। जब हाथ से रिलीज़ हुई तो मैंने कहा ये 90 मीटर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। और जब पता चला कि 92.97 मीटर थ्रो हुई है, तो फिर वो मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि यार मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खुशी दे दी है। वो मतलब रोना भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकता ना। कोच साहब के पास आए हैं माशाल्लाह, तो कोच साहब माशाल्लाह बड़े खुश, कहते यार अरशद देखें कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा है। वो कह रहा था कि जो आपने थ्रो कर दी है ना, कहते इंशाल्लाह यहाँ तक इंशाल्लाह कोई नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स हो रही है, कोई छोटा मुकाबला नहीं, इसका प्रेशर बहुत होता है। तो मैंने कहा सर आप दुआ करें इंशाल्लाह। आज 96-95 मीटर की फीलिंग है माशाल्लाह, लेकिन वो नहीं मैं कर सका। तो लेकिन ये कि आखिरी थ्रो भी मैंने 90 जो और कोई नहीं कर 91.79 मीटर मैंने आखिरी थ्रो की ना, तो वहाँ से फिर साबित हुआ कि नहीं ये तैयारी के साथ आए हैं। तो अल्लाह ताला ने वो बड़ी इज्जत दी है। एज एन एथलीट भी और एक आम जिंदगी में हम हर चीज़ में एक इम्तिहान में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे अपने टारगेट्स हैं, हमने कुछ अचीव करने के लिए। कंपेटिटर्स को या अपने हरीफ को उसकी तैयारी देखना ज़रूरी होता है, या आप बस अपनी तैयारी करो? जिस तरह आम एग्जांपल के बाबर आजम को कहा जाता है विराट कोहली क्या कर रहा है, या जी बुमराह को कहा जाए कि शाहीन आफरीदी क्या कर रहा है, या अपनी मेहनत करनी चाहिए? कोई क्या कर रहा है ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शुरू में मतलब ये था मेरा कि पाकिस्तान का गोल जीतना है, मतलब अपने से ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करनी है, इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसके मुताबिक मतलब चलना लेके अपने आप को। ये नहीं कि जी मैंने उससे जीतना है, उसको लेके चलना है, उसको जीतना है। ये नहीं, मेरा शुरू से टारगेट रहा है कि मैंने अपनी थ्रो बेस्ट करते जाना है।
और अपने आप से कंपटीशन करते जाना है। तो वहाँ पे भी मैं किसी को नहीं देख रहा था, मतलब अपने आप को देख रहा था कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। तो वही मेरी हमेशा फीलिंग होती है, वो चाहे इंटरनेशनल कंपटीशन हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। तो मैं फिर अपने आप को देखता हूँ कि यार जो मेरी तैयारी है, मैं किस जगह पे खड़ा हूँ तैयारी के लिहाज से, तो फिर मैं अपने आप को फोकस करके अपनी बेस्ट थ्रो करने की कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है। अच्छा, एक वो सवाल जो मेरे ख्याल में हर कोई पूछना चाहता है या सोचता होगा कि दोस्त, ऑब्वियसली गांव के दोस्त वो ही होंगे जो आज भी वैसे ही होते हैं। शहर में शायद डिफरेंट तरीका हो लोगों के, लेकिन दोस्तों में के रवैयों में तब्दीली आई, ज़्यादा करीब हो गए, या ओवरऑल वो अरशद नदीम जो जुलाई 2024 का अरशद नदीम था, अगस्त 2024 में उसने दोस्तों में, लोगों के रवैयों में कितनी तब्दीली देखी? देखिए अरशद नदीम जब गेम स्टार्ट की थी 2011-12 में, 2011 और 12 को लेकर 2024 और 25 देखें तो अरशद मेरे ख्याल में 2011 और 12 से भी पीछे चला गया था। वह पीछे जा सकते हैं, 2010 में जा सकते हैं, 8 में जा सकते हैं, कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और मैं और झुक गया था। यार दोस्त आए, बड़े खुश हुए कि यार अरशद को मिलने चलते हैं, पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब उनके तासरात थे ना। जब वो आए मिले, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंदा मिला है ना, उसने कहा कि यार हमने बाहर से बहुत सारी बातें सुनी थी लेकिन वो सारी झूठी हैं। आपको जब मिलते हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि यार ये लोग, चंद लोग हैं जो जेलसी फील करते हैं। तो कहते हैं यार नहीं, आप तो माशाल्लाह जितने अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, मतलब इस लेवल पे पहुंचना, हम भी सोच रहे थे कि यार बहुत सारे लोग कहते हैं, सुनने में आया कि हर्षद अभी ओलंपियन हो गया है, पर नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये वो लोग हैं, मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि वो लोग हैं जिन्होंने बात करनी ही है, चाहे कुछ हो जाए, उन्होंने कोई नेगेटिविटी करनी है। अरशद ने ये कुछ गलत कर दिया, इस इवेंट में गया, उसने उससे हाथ नहीं मिलाया, उसके साथ सेल्फी नहीं ली। यार मेरे ख्याल में हम सबको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अरशद नदीम ने वो कर दिखाया, वो चैम्पियन बन के दिखाया, वो गोल्ड मेडल जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दीगर स्पोर्ट्स, लेकिन हमारी क्रिकेट से कितनी उम्मीदें हैं, हमारी हॉकी से कितनी उम्मीदें हैं, लेकिन हमें सब पता है ना, आज भी हम दुआएं कर रहे हैं और वो भी हम दुआ करते हैं कि कुछ बेहतर हो। लेकिन जो नाम बनाए, जो इस लेवल पे आ जाए, तो उसको हमें इज्जत ही देनी चाहिए। हमें उसको ये नहीं करना चाहिए कि उसमें ये हो गया, इसने ये क्यों कर दिया, इसके रवैये में तब्दीली। भाई वो चैम्पियन बना है, उसको इज्जत जितनी हम दे सकते हैं कम है। और इसने पाकिस्तान का, इन्होंने अरशद नदीम का नाम नहीं रोशन किया, इसने हमारा जो हम वो सितारा देखते हैं, वो जो पाकिस्तानी परचम है, वो रोशन किया। दीगर एथलीट्स या दीगर सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें, मैं चाहूँगा इस पे आप ज़रूर बात करें। आपसे तो वो बड़े खुशगवार होके मिलते होंगे, या कोई आपको भी ऐसे मिलता है जो एटीट्यूड दिखाता है कि बस ठीक है? नहीं, मुझे काफ़ी लोग मिले हैं माशाल्लाह, सब ने माशाल्लाह इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। बस चंद लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब उनमें भी मैंने मतलब देखा है कि एटीट्यूड ना। अच्छा। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मुझे हैरानगी है कि यार एटीट्यूड किस चीज़ का है, क्यों है, वजह इसकी। मतलब ठीक है, इंसान की मसरूफियत होती है, सब कुछ होता है कि जब बंदा एक दूसरे को मिल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। आगे पीछे बंदा जा रहा है, आ रहा है, बहुत सारी मसरूफियत होती है। बंदा कहता है ठीक है यार, आते जाते वो थोड़ा सा हाथ मिलाया, बात का नहीं हुआ तो बंदा चला गया। एक बंदा प्रॉपर, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, तो बंदा बैठ के भी कहे ये यार मेरे में एटीट्यूड है, तो क्यों, किस बात का? तो ये चीज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। चलते फिरते आगे पीछे बंदा जा रहा है, 100 चीज़ें होती हैं, 100 काम होते हैं, तो बंदा समझता है। आपकी परफॉर्मेंस में वो एटीट्यूड होना चाहिए, परफॉर्मेंसेस आपकी ऐसी हो। मैं कहता हूँ आपका जो एटीट्यूड है ना, वो आपका ग्राउंड में होना चाहिए, जो आपकी फील्ड है, हरीफ के खिलाफ, उस पे करें। ये नहीं कि आप जब लोगों के सामने आमने होते हैं, आप मिलते हैं जुलते हैं, तो आप में एटीट्यूड है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए इंसान के अंदर। बाकी ये कि सारा कुछ तो इधर ही रह जाना है। सही बात। तो मुझे नहीं, मतलब इस चीज़ की समझ आ रही, शायद ना आएगी, कि इंसान के अंदर एटीट्यूड किस बात का होता है। हमने सब ने मट्टी में जाना है, ना तो कोई हमने कोई बिल्डिंग ले जानी है अपने साथ, ना कोई हमने गाड़ियाँ ले जानी है, ना कोई ऐसी चीज़ साथ लेके जानी है।
हम तो मेरे ख्याल में पता नहीं कल को हमें कफन भी नसीब होता है या नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब किसी को टाइम दें तो उनको अच्छे तरीके से आपको मिलना चाहिए। बहुत बाज़ होता है कि बंदा आ रहा है जा रहा है, 100 चीज़ें होती हैं, बंदा गुजरते हुए थोड़ा सा हाथ मिला लेता है या ना मिलाता है, वो उसकी मसरूफियत होती है। जब प्रॉपर बंदा बैठता है ना तो फिर उसको अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यार बंदा जा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो तो Proper जब ठीक बैठे है, हैं, वो तो हाँ। ठीक है, चल जाता है। लेकिन जब जब प्रॉपर आप- आप बंदा बैठा है आधा घंटा और 15-20 आप मिनट, अपनी वो शायद मैं आप मेरी करेक्शन कीजिएगा कि शायद वो उस वक्त बैठ के इंसान अपनी तरबियत दिखा रहा होता है कि जब कोई अच्छे तरीके से बात कर रहा है बिल्कुल ये तो आप आगे से एक एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ये सब प्लेयर्स ग्रूमिंग में ये बात भी होनी चाहिए कि यार आपको अपने वो जो हम ये भी बात करते हैं, इसमें मैं आपसे भी ओपिनियन कि जब आपका एक तो पेट खाली होता है ना, जब आप भूखे होते हो, आप परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हो, वंस वो जब भर जाता है या भरने के करीब आ जाता है तो रवैये बदल जाते हैं। ये मेरा ख्याल है मोर देन एनीथिंग आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके जैसे हाउ योर माइंड वर्क्स उस पर डिपेंड करता है, आपकी जिसे कहते हैं आपकी तरबियत पे, और उससे ज़्यादा आपकी जो आप हैं। मुझे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ अ वर्ड ओवर हियर, तो उस पर डिपेंड करता है। और जिस तरह मैं इसमें ये ऐड करता हूँ आपकी फितरत पे। हाँ, फितरत। मैं वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था कि आपकी फितरत पे डिपेंड करता है। तो कई लोग फितरतन अच्छे होते हैं, और ये नहीं कि दूसरे बुरे होते हैं, लेकिन वो कई दफ़ा समा नहीं पाते कि ये जो मुझे मिल गई है सक्सेस, ये जो मुझे मिल गई है ओवरनाइट, जो मुझे शोहरत मिल गई है, दौलत मिल गई है, रिकग्निशन मिल गई है, लेकिन नहीं, वो एक गलत एटीट्यूड है और वो लास्ट नहीं करता और वो आपको नुकसान पहुंचाता है। और दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं कि जो लोगों ने ऐसे किया है, वो मतलब दुनिया नहीं उन्हें पसंद करती और इवेंचुअली उसी चीज़ के नीचे दब जाते हैं। नॉट अ वेरी नाइस एंडिंग। ये इसका आखिर जो है वो कोई इतना। और अर्शद किसी बड़े एक्टर ने एक दफ़ा एक स्पोर्ट्स की बात की थी, मैं चलें बोल देता हूँ, क्रिकेट की बात की थी कि क्रिकेटर्स के जब पेट भरे होंगे तो वो परफॉर्म क्या करेंगे, उनको पता है पैसे तो आने ही है। मैं इस स्पोर्ट्स की एग्जांपल को कर लेते हैं, हम किसी स्पोर्ट्स का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेते। ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपके जब आपको पता है पैसे तो आने ही है, पेट भरा हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं होती। देखिए मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि मतलब मैं जो गेम कर रहा हूँ जैवलिन थ्रो, अभी तक मेरा जैवलिन थ्रो के साथ पेट नहीं भरा। वाह। तो इंशाल्लाह जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलता रहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि अपने लिए न खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें, उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। जब ये चीज़ आप करेंगे ना तो अल्लाह की तरफ से मदद आपको मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पेट भरना चाहिए, जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं तो आप खेलते जाएं। जब हाथ पांव आपके जवाब देंगे यार अभी तो बस हो गई है, क्या कर सकता हूँ, हाथ पांव नहीं चल रहे, तो फिर तो बंदा मान लेता है। जब पेट भर जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पेट भर जाए तो आपके यार अभी पेट भर गया बस करें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अर्शद अपनी लेगेसी, एक तो आपको बनाने वालों ने यानी बहुत आपने मेहनत की, आपको एक सपोर्ट मिली। अरशद नदीम जेवलिन की लेगेसी अगली यानी आगे क्या देखता है कि आने वाले बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारे लिए होंगे मेहनत जिस तरह आपने कामयाबी अचीव की, लेकिन जो जेवलिन थ्रोअर बनना चाहता है या जो ओलंपिक्स में जाना चाहता है उसकी लेगेसी के लिए अरशद नदीम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं? देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब है कि आगे बहुत सारे कंपटीशन है और हमने एक टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह सेट किया हुआ है और इंशाल्लाह लगे हुए हैं। अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट रखे, वो इंशाल्लाह करना है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे करवाएगा। बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जेवलिन थ्रो के, तो हम इनकार नहीं करते, जो भी आते हैं मैं अपने साथ अटैच कर लेता हूँ। जब ज़्यादा हो जाती है तो हम एक सेपरेट कोच भी साथ रख लेते हैं कि अपना चलो हमारे साथ ही ट्रेनिंग हमारे साथ ही करेंगे। मतलब है कि जैसे कि ज़्यादा लड़के हो जाते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है कि फिर वो उनको करवाना सर के लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर एक कोच हम रख लेते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। बाकी ये कि इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी कि अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे और आप बड़ा उसके बाद इंशाल्लाह हम एक प्लान बना के इंशाल्लाह लेके चलेंगे हमारी यूथ को, नौजवानों को। बाकी जो किस्मत में लिखा है। ये जो लेगेसी की मैं बात कर रहा हूँ,
क्यों इंडिविजुअल पे ही हम देखें, मैं अरशद को देखूं या मैं सलमान भट्ट साहब को देखूं कि ये कुछ करेंगे, हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं जो ठीक हो सकते हैं जिससे बैकअप बनता रहे हमारा, जिस तरह हमने पड़ोसी मुल्क में हमने क्रिकेट में देखा, गंगूली ने रिप्लेस किया, धोनी आया, धोनी ने रिप्लेस किया, आगे कोहली आया, कोहली ने रिप्लेस किया शुभमन गिल। हम बैकअप्स पे काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या तजावीज़? देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है जिसके तहत उन्होंने एक सेंटर बनाया अरशद के नाम के ऊपर, और वो एलीट ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी हाल ही में मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो एक बेसिस हो सकता है जो आप परमानेंस की बात कर रहे हैं, और वो एक एलीट ट्रेनिंग सेंटर है जो कि बहुत अकम्पलिश्ड एथलीट है उनके लिए। तो वो एक ऐसा लैंडमार्क हो सकता है जहाँ पे लोग परमानेंटली आएँ, जो भी वहाँ पे तैनात हों, खा वो ऑफिसर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या उसके ऑपरेटर्स हों, टेक्निकल लोग हों। देखिए, परमानेंसी जौन सी है ना, एक आदमी बार बार एक एक चीज़ को करता जा रहा है, दोहराता जा रहा है, तो उसी से आपको इस्तेफादा होगा। अगर आप 3 साल के लिए किसी को लगाते हैं, 2 साल के लिए किसी को लगाते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि जो आप करना चाह रहे हैं उसके मनफी है, क्योंकि जब भी वो चेंज ऑफ गार्ड होगा वो अपना सिस्टम ले आएगा। तो इस सिस्टम को हम एनफोर्स करें, उसको चलने दें, एक दफ़ा हम इस्टेब्लिश तो करें, क्योंकि अभी तक एक कोई सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं है कि जी ये बच्चा इधर से आ गया है, यहाँ पे इसको ये ट्रेनिंग कराएगा, स्ट्रेंथ का ये कोच है, फिज़िकल जो इसकी एबिलिटीज़ हैं ये जज करेगा, और उसके बाद ये इस गेम में जाएगा। ये छोटी सी 1-1.5 साल में ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और गवर्नमेंट का वो स्टेप जो कि उन्होंने वहाँ पे किया है, अब वो बिल्डिंग बन गई, चीज़ें आ गई, अब हमें चाहिए कि उसके लिए लोगों को रिक्रूट करें, द राइट पीपल टू रन इट, द राइट कोचेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिजियोथेरेपिस्ट। मसलन फिजियोथेरेपिस्ट जौन सा है ना, कई लोग समझते नहीं हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस के बाद पहुँचे कि वो शायद इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई कोच है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो उसने 24 घंटे इसके साथ होना है। ये वो है जो इंजरी प्रिवेंशन में काम देता है, आपको इंजरी नहीं होने देता। जब भी ये कहता है जी मेरी ये जगह थोड़ी सी दर्द कर रही है या टाइट हो रही है, वो उस वक्त जाके ऑन ग्राउंड उसका इलाज करता है। तो उसका तो हाँ जी, तो उसका बहुत बड़ा है। और ये मतलब क्योंकि मैं इन सिस्टम्स के साथ मुंसलिक रहा हूँ अमेरिका, तो मुझे पता है कि हमेशा उधर मतलब मशीनरी भी होती थी, वर्लपूल जिससे ये सारी चीज़ें होती हैं, और साथ उसके फिजियो लाजमी होता था। तो हम पूल डेवलप करें, फिजियोज़ का, कोचेस का करें, मैनेजर्स का करें, ये सारे अपने अपने शोबे स्पेशलिटी में। तो आई थिंक दे आर इन द राइट डायरेक्शन। अब अगली स्टेज पे आएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, इस दौरान जब 8 अगस्त की हम बात करें, 8 अगस्त के बाद जब वापसी का एक सफ़र था, एक तो वापस आने का, एक मैं अम्मा से पहली बात कब हुई और अम्मा ने क्या कहा, वालदा ने जब बात मेरी माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मैं जब भी कंपटीशन माशाल्लाह जीतता हूँ, अल्लाह ताला इज्जत देता है, तो मैं अम्मी से बात करता हूँ, फिर अम्मी से आगे फिर भाई हैं, अब्बू हैं, सारे सभी से बात होती है। दुआएं है ना, वो जो हमने टीवी पे भी देखा, इतनी सादा और इतनी वो जो जिस तरह दुआएं बंदा ख्वाहिश करता है, और माओं की दुआओं का जो असर है ना, और वो तरबियत आपकी नज़र भी आती है। बिल्कुल ऐसे। जब आप वापस आ रहे थे और फिर एक ख्वाब, गोल्ड मेडल ओलंपिक, फिर वज़ीर आज़म से मिलना, आर्मी चीफ ने आपके एजाज़ में GHU में शाया दिया था, वहाँ बाबर आज़म भी थे, वो सब फिर ख्वाब लग रहा था कि यार ये मैंने वो अचीव किया है माशाल्लाह। बिल्कुल जैसे मैं अपना वतन वापस पहुंचा हूं, तो मतलब पूरे पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी है, मतलब अपने अपने घर बुला के, और ये मुझे ज़्यादा खुशी हुई है कि हमने जो मेहनत की है, कोच साहब भी साथ ही थे, तो अल्लाह ताला ने उसका हमें फल दिया है। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अभी तक भी जो है ना पाकिस्तानी कौम, मतलब सरकारी अदारे हैं, प्राइवेट अदारे हैं, जो भी हैं, सारे माशाल्लाह इज़्ज़त दे रहे हैं, अभी तक भी माशाल्लाह दे रहे हैं। आपको इतने तोहफ़ों का भी ऐलान हुआ था और बहुत से मिल भी गए, जो नहीं होंगे वो भी हम दुआ करते मिले, लेकिन आपके एक जो ससुर साहब ने एक गिफ्ट दिया था भैंस का तोहफा था। जी और जिसमें आपने कहा था 1.5-2 मुरब्बे ज़मीन में से 5-6 एकड़ आपको मिला। नहीं भैंस उन्होंने दी थी, भैंस उन्होंने दी थी। पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह उन्होंने अपना देखे ना कि एक उन्होंने अपनी बेटी मेरे हवाले कर दी, इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। बाकी है कि उन्होंने कहा कि जी हमारा जो गिफ्ट होता है, हाँ गिफ्ट होता है। उन्होंने कहा जी ये मुंडा साड़ा जो है ना दुध ज़्यादा पींदा है, इन्हों भैंस दे दो। तो फिर इसी तरह उन्होंने फिर मुझे भैंस दे दी थी।
तो इसी तरह माशाल्लाह बहुत सारे इनामात हुए हैं, शुक्र है सारे अल्लाह ताला कैश, सारे प्लॉट, सारी चीजें एक तरफ, वो जो भैंस होगी वो कीमती होगी। का। वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही हुई है। और चीफ ऑफ आर्मी साहब ने माशाल्लाह मुझे DHA मुल्तान फेस 1 में माशाल्लाह उन्होंने घर दिया था मुझे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्राइज़ मनी तो माशाल्लाह तकरीबन सब ने दी है ना। और इसमें अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो नहीं, कुछ नहीं मिले। अभी आप ये कह सकते हैं कि जैसे चीफ ऑफ आर्मी साहब ने मुझे घर दिया माशाल्लाह मुल्तान DHA में। और आपको जो जो तोहफे मिले, जो जो ऐलानात हुए, और ये सब एक तरफ, तारीख जो याद रखेगी कि 2024 में ये इस लड़के ने 32 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह 92.97, और मेरी बड़ी एक नाकिस राय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड जल्दी टूटने वाला है। 92.97, क्या ख्याल है आपका? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है। और देखने की ये बात है कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था उससे ये 2-2.25 मीटर आगे है। तो ऑब्वियसली जब जितना बड़ा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इवन अगर कोई 95 मीटर वाला हो तो वो अपना ऑप्टिमम नहीं परफॉर्म करता, पीछे आ जाते हैं। आखिर में मैं क्योंकि नीरज चोपड़ा से आपकी बड़ी दोस्ती है और हर इंटरव्यू में आपसे सवाल होता है, वो जो हालात हो गए उसके बाद उनके खिलाफ भी बड़ी ट्रोलिंग हुई वहाँ पर, जो भी एक इवेंट में शिरकत थी, फिर उनकी शादी पे भी आप मेरे ख्याल में नहीं जा सके थे। हाँ बिल्कुल ऐसे हुए। तो बाद में फिर चीज़ें सारी चेंज हो गई ना। हाँ, लेकिन नीरज से बात होती है? नहीं अभी तो नहीं होती। अच्छा, लेकिन वो वाला एक मोमेंट था कि जिस तरह माओ ने, उनकी वालदा ने आपके लिए, आपकी वालदा ने उनके लिए, वो एक बड़ा प्यारा मैसेज था। और आखिर में मैं अरशद, मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मैं सल्यूट पेश करता Thank हूँ। you, और thank you. आपने जिस तरह नाम रोशन किया है, आपके लिए शायद वो हम अक्सर वो जो हमारा म्यूज़िक चलता है जियो पे कि जियो तो ऐसे, हाँ, जीतो तो ऐसे, बिल्कुल जियो ऐसे। अरशद नदीम, जियो पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक और ऐसे ही नाम रोशन करते रहें इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। और आपके विजन में और आपकी मिशन में आपको मजीद कामयाबी दे। ऐसे उस्ताद होना भट्ट साहब जैसे। Thank you भट्ट साहब, काश मुझे भी कोई जेवलिन वगैरह सिखा दे, मैं भी आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। वरना कोई ऐसा खेल जिसमें आपको लगता है आप मुझे गाइड कर सकते हैं। अब मैं एक दिन ओलंपिक आपके अंडर जीतना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आप आए। आप जैसे उस्ताद होना, आप जैसे मेंटोर होना, और आप जो काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे, और आपकी जो खिदमात हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जियो पॉडकास्ट में आप आए। और जियो पॉडकास्ट की ये स्पेशल एपिसोड अरशद नदीम, सलमान भट्ट साहब के साथ देखी, और इनकी वो जो हम मोटिवेशनल और सक्सेसफुल स्टोरीज़ की बात करते हैं, ये है असल सक्सेसफुल स्टोरी कि एक बंदा जहाँ से भी उठा वो वहाँ तक पहुँचा जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। तो अरशद नदीम को जितनी इज्जत दी जा सकती है कम है, जितना प्यार दिया जा सकता है कम है। इन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड देखिए। अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर, म्यूजिशियन या ओलंपियन से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।